हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एमपी बोर्ड के इंग्लिश के 2023 के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बता देने वाला हूं कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2026 के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाले हैं। इस पेपर की मेनली मैं आपको ग्रामर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस वीडियो में करा देने वाला हूं और ये भी समझाऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है और सारे राइटिंग स्किल्स के रीडिंग स्किल्स जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। हम देखने वाले हैं 2023 का एमपी बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप देख लेते हो तो मैं इतना तो कह देता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से नंबर आने वाले हैं, क्योंकि जो भी बच्चा 2023 का, 24 का, 25 का और 22 का पेपर बढ़िया तरीके से लगा लेगा उसके कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाले नहीं है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। कोई भी पीडीएफ या फिर आपको कॉपीज की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो एमपी बोर्ड 2023 का जो इंग्लिश का पेपर है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका जो पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और आपका पेपर जो है वो सेट में आता है, मतलब ए बी सी और डी सेट में आपको आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस पेपर की सबसे पहले ग्रामर को, तो मैं चले जाता हूं डायरेक्टली सेक्शन नंबर सी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ग्रामर जो रहेगी वो सेक्शन नंबर सी में आपको आएगी और जिसको ग्रामर बहुत बढ़िया तरीके से आता है उसे एग्जाम में सबसे पहले नंबर पे ग्रामर को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो एक एक नंबर का रहेगा, एक ही नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन सही करने पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से किसी एक पे आपको सही टिक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है द टेम्पल इज स्पेस द मिडिल ऑफ द रिवर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा इन। तो आप लिखेंगे द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, ये आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। लेट्स गो डेज मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे द का। मार्केट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे सभी लोग जानते हैं और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और इसी वजह से यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, दा का यूज किया जाएगा। तो ये बात भी आप बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आगे की तरफ जाते हैं, अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आपके सामने लिखा हुआ है द बॉय स्पेस द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। लड़का जो है वो हर दिन क्या पकड़ता है, वर्ड पकड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, केच, कैचेस, कैचिंग और कॉट। तो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो पास्ट की तो बात हो ही नहीं रही, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। केच नहीं आ सकता क्योंकि बॉय जो है वो सिंगुलर है तो इसमें एस ई एस लगेगा। केचिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि इज एम आर होना चाहिए था या वॉज वर होना चाहिए था, तब जाकर केचिंग आता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा कैचेस, क्योंकि यहाँ पे बॉय सिंगुलर है इसलिए एस ई एस और आई ई एस का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो आगे की बात करते हैं। आई थिंक इट डेज रेन टूडे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रेन मतलब बारिश होना एक संभावना है और संभावना बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो मे रहेगा। आप चारों ऑप्शन समझ लीजिए। मस्ट का यूज कहां करेंगे, तो प्यारे बच्चों मस्ट का यूज करेंगे हम एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पे तो हम किसी प्रकार की कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं। कैन का यूज जो है वो अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की एबिलिटी और कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करना है संभावना की। आई थिंक इट डेज रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर आर स्पेस प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको देखना बिल्कुल क्या लगाना चाहिए। कंसेप्ट देखो, इसका मैच नहीं हो रहा, मच के साथ मैनी होना चाहिए था और ईच के साथ एवरी होना चाहिए था। तो बचे हमारे पास सम और एनी। ठीक है ना। ईच के साथ एवरी होना चाहिए, मच के साथ मैनी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन हमारे पास बच पा रहे हैं जिनका नाम है मैनी और मच। ठीक है, सम और एनी हमारे पास बच पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, आपका जो सेंटेंस है ना प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव सेंटेंस है और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही क्लियर कर रखा है कि भाई पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें सम का यूज किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप क्या लगा लेंगे, सम लगा लेंगे। आगे लिखा हुआ है वी आर गोइंग। अब प्यारे बच्चों गोइंग एक वर्ब है तो ये लिखा हुआ है वर्ब। ठीक है ना। और वर्ब के बाद भी अगर वर्ब आती है तो हमेशा टू लगा के लिखा जाता है, तो यहाँ पे टू प्ले आएगा, ध्यान रखना।
वर्ब के साथ एक और वर्ब आएगी तो उसके साथ हमेशा टू लगा के लिखा जाएगा। आगे भी अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो वहां पर भी आपको यही रूल क्या करना है, फॉलो करना है। आगे लिखा है माय फ्रेंड्स लिव्स स्पेस न्यू दिल्ली, यहां पर आपको इन भरना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहां पे इन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो ग्रामर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए हम अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब आपके सामने डू एज डायरेक्टेड आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए हम। डू एज डायरेक्टेड में थोड़ा सा माइंड को काम रखिएगा और बढ़िया तरीके से जैसा आपको सिखाया गया है उसी तरह से रूल्स को फॉलो करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों 5 करने होते हैं। यहां पे बोला है ही इज टू वीक टू स्टैंड, अब यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही पढ़ा रखा है, ग्रामर सेक्शन में जाकर देखोगे तो सारी चीजें एकदम क्लियरली मिल जाने वाली हैं। एक बार जाकर देख लोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं यहाँ तो समझा ही रहा हूँ। प्यारे बच्चों कभी भी किसी क्वेश्चन में टू आता है तो उसकी जगह पे सो लगता है और सेकंड वाले टू की जगह पर हम दैट का यूज करते हैं, लेकिन दैट के बाद आपका जो सेंटेंस लिखाएगा ना वो कंप्लीट लिखाएगा, ठीक है। दैट जो होता है वो सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है, पूरा सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर बनेगा ही इज, और इस टू की जगह पर आ जाएगा सो, फिर आ जाएगा वीक, ठीक है, ऐसा बनेगा ही इज सो वीक, और इस टू की जगह पर हम लिखेंगे दैट। मैंने क्या बोला, सेंटेंस कंप्लीट लिखना है, ठीक है ना। ही इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं हो सकता, स्टैंड मतलब कि खड़े नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे ही को फिर से उठाएंगे, ही लिखने के बाद लिखेंगे कैन नॉट। सर ये कैन नॉट कहां से आया, कैन नॉट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने बोला है कि जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और जब वो कमजोर है तो वो क्या नहीं हो सकता, स्टैंड मतलब कि खड़े नहीं हो सकता। ऐसा आपको एग्जाम में करके आना रहेगा। देखो रूल्स बड़े सिंपल से हैं, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। पहले बच्चों क्राइड जो होता है वो क्राई की सेकंड फॉर्म होता है। मैं लिख देता हूं, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, क्राई होती है। आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्राइंग बन जाएगा, ठीक है। एस लगाएंगे तो क्राइज हो जाएगा। ऐसे आपको वर्ब को फॉर्मेशन करना आना चाहिए। अब क्या बनाना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। अच्छा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वाज, वर और आईएनजी आपको यूज करना होता है। अब ये सारी चीजें जो है ना मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी है, एक बार जाकर देख लोगे ना मजा आ जाएगा, सब सीख जाओगे एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले द चाइल्ड, फिर द चाइल्ड एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द चाइल्ड वॉज, फिर आ जाएगा क्राई, उसके साथ आ जाएगा आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर हम आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। द चाइल्ड वॉज क्राइंग, फिर आ जाएगा फोर, और फिर आ जाएगा मिल्क। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे की हम बात करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, है ना, ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा मतलब को समझो क्या है, ठीक है ना। ही गेट्स हिज सैलरी, उसे सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, वो खर्च करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, नो सूनर का। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वो खर्च करना शुरू कर देता है, तो इसको ऐसे बनाएंगे एज सून एज, है ना। पहले हम इसमें एज सून एज लगाएंगे, ठीक है ना। तो एज सून एज यहां लगा हुआ है, जैसे ही उसे सैलरी मिलती है वो खर्च करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जैसे ही को ही क्या बोलते हैं हम, एज सून एज बोलते हैं। एग्जाम में आपको एज सून एज लिखा हुआ मिलेगा पहले से ही, उसी एज सून एज की जगह पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसी एज सून एज की जगह पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नो सूनर का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम सेंटेंस को बनाएंगे एज सून एज की जगह पर आएगा नो सूनर, ठीक है। नो सूनर मतलब कि जैसे ही, नो सूनर, फिर ये सेंटेंस बनेगा इंटेरोगेटिव में। मैंने आपको अपनी वीडियोस में पहले ही बता रखा है कि जिस सेंटेंस के अंदर नो सूनर लग गया है उसे इंटेरोगेटिव बनाना है। नो सूनर डज ही गेट, है ना, ऐसा बनेगा। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, ठीक है, याद रखो, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। फिर इस फुल स्टॉप या कॉमा की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देन नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ही स्टार्ट स्पेंडिंग
8। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर भी तो दो दो वर्ब एक साथ आई है, बीच में टू तो लगाया नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर बीच में टू नहीं लगाना तो सेकंड वाली वर्ब को आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी इंग्लिश ग्रामर का ही रूल है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं कि क्या आपसे बोला गया है। ये मैंने आपको यहाँ तक 3 एग्जाम्पल्स जो है वो करा दिए हैं। अब देखो कितना शानदार जानदार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। राजू डेज राइट, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। राजू राइट कैन ईदर विथ हैंड, तो इसको रीअरेंज करना है तो आंसर बनेगा राजू, फिर आएगा कैन, फिर आएगा राइट, फिर आएगा विथ, फिर आएगा ईदर और फिर आ जाएगा हैंड। प्यारे बच्चों, ये रीअरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है। बढ़िया तरीके से समझिएगा। आगे लिखा है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमें क्या करना है, नेदर नोर का यूज करना है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखा रखा है, आप चाहो तो जाकर देख लो। नहीं समझ में आता तो आप उसको देखेंगे ही देखेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेदर नोर का मतलब होता है एक कंजक्शन है, इसका यूज दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे सीता के बारे में लिखा है कि सीता डज नॉट सिंग, सीता गाती नहीं है। सीता डज नॉट डांस, सीता नाचती नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे पढ़ेंगे, सीता ना तो गाना गाती है और ना ही डांस करती है। तो इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा सीता, फिर हम डज नॉट की जगह पे लगाएंगे नेदर, इसकी जगह पे नेदर आएगा, इसकी जगह पे नोर आएगा, ठीक है। चलिए देखते क्या आएगा, सीता नेदर, फिर सिंग के अंदर एस लगाएंगे तो आ जाएगा सिंग्स। डज हटता है तो एस लगता है, याद रखो। सीता नेदर सिंग्स और फिर आ जाएगा नोर, यहाँ पे शी मत लिखना क्योंकि पहले से सीता लिखा हुआ है। नोर, फिर आ जाएगा डांस और इसमें भी एस लग जाएगा क्योंकि यहां पर भी डज नॉट हटाया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद आगे के सेंटेंसेस देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। प्यारे बच्चों, इसे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। बिल्कुल एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन है। ये टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस ईएस लगा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखो पैसिव वॉइस स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मतलब कि आपका सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो अस लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो आएगा वी, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बनेगा तो वी आ जाएगा। वी के साथ हम लगाएंगे आर। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो हम लिखेंगे वी आर टॉट हिंदी, वी आर टॉट हिंदी, ठीक है ना। हमें हिंदी पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, देखो ये इफ लिखा हुआ है, इसकी जगह पे किसका यूज करना है, अनलेस का यूज करना है। बिल्कुल प्यारा सा सेंटेंस है, न्यारा सा सेंटेंस है, देख लीजिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें क्या की जाएगी, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफ को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। तो यहाँ पे आ गया अनलेस, फिर हम लिखेंगे दे, फिर इस डू नॉट को मत लिखना। प्यारे बच्चों, नॉट को हटाना ही पड़ेगा। नॉट को हटाने के बाद ही आपका जो अनलेस है वो काम करेगा, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिक ही नेगेटिव है। अनलेस में नॉट पहले से ही है, अन का मतलब ही नॉट है। तो यहाँ पे आपने इस अनलेस को लगा दिया तो डू नॉट को हटा दिया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क और फिर लिख देंगे हम प्रॉपरली, ठीक है। यह आपका आंसर बनेगा। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो उनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो हम लिखेंगे दे विल बी पनिश्ड, ठीक है ना, उन्हें क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तो यहां तक की बात हो गई हमारे ग्रामर की। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर में बन जाते हैं। आगे हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहां से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जिन्हें इंग्लिश याद नहीं हो पाती है, जिन्हें क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो पाते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल चमत्कार का काम करते हैं, बिल्कुल एकदम गोल्ड है उनके लिए। बिल्कुल ये एकदम ध्यान रखो प्यारे बच्चों। पेपर में आपको एक 5 नंबर का फ्लेमिंगो बुक में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना, समझना और ये क्वेश्चन जो दिए हैं उसके आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहां पे मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर का है। यहां लिखा है इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it. प्यारे बच्चों, ये है आपका 3rd चैप्टर इंग्लिश की बुक का,
जिसका नाम है डीप वाटर, और इसके राइटर का नाम याद रखेंगे विलियम डगलस है, और विलियम डगलस इस चैप्टर के नरेटर है। YMCA का फुल फॉर्म याद रखेंगे यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, और यकीमा रिवर वहां से क्या होती थी, बहती थी, ठीक है ना। अब अपन इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ पे पूछा है नेम द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के ऑथर कौन है। तो अभी बताया ना मैंने, इसके ऑथर कौन है, विलियम डगलस। तो सही आंसर में क्या लगा देंगे आप, विलियम डगलस यहाँ पे लगा देंगे, आपका पूरा 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से रिवर का नेम क्या है, तो आप याद रखो यकीमा रिवर वहां से क्या होती है, बहती है। तो नदी का नाम क्या याद रखेंगे, यकीमा रिवर का नाम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या पूछा है। द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज, लेखक के साथ, नरेटर के साथ, ऑथर के साथ जो मिस एडवेंचर हुआ था वो किस एज में हुआ था, है ना, कितने साल का था। तो प्यारे बच्चों वो था 10 और 11 इयर्स ओल्ड। जब वो 10 और 11 साल का था, व्हेन द ऑथर वाज ओनली 10 और 11 इयर्स ओल्ड, सो ही वेंट फॉर लर्निंग स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। तभी एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन होता है, वो उसे पिक्ड कर लेता है और उस स्विमिंग पूल के पानी में क्या कर देता है, थ्रो मतलब कि फेंक देता है। दिस मिस एडवेंचर हैपेंड विथ विलियम डगलस, यही मिस एडवेंचर हुआ था। और वो कितने साल के थे, 10 और 11 इयर्स ओल्ड, मतलब 10 और 11 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट फाइंड अ वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट व्हिच मींस डेंजरस। डेंजरस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डेंजरस मतलब खतरनाक, और इसका मतलब होता है ट्रेचरस, ठीक है। ये याद रखो, ये पैसेज में भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, मतलब यकीमा रिवर थी वो बहुत ही खतरनाक थी। आगे लिखा हुआ है राइट द सिनोनियम, सिनोनियम मतलब कि सेम मीनिंग, है ना, सिनोनिम मतलब कि सेम मीनिंग लिखना है किसका, ग्रेजुअल का। तो प्यारे बच्चों ग्रेजुअल का सेम मीनिंग होता है जेंटल, ठीक है, याद रखना। ग्रेजुअल का सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम होता है जेंटल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करा दिया अपन ने। अब आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा पोयम वाले पोर्शन का, ठीक है। पोयम का भी एक एक्सट्रैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पढ़ के देखता हूं और आप बताना किस पोयम का है, आप खुद बता के दिखाना किस पोयम का है, ठीक है। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग बैनियन ट्रीज। प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, बता सकते हो कि आप ये किस चैप्टर का है, ये है आ थिंग ऑफ ब्यूटी का, जिसको लिखा किसने है, तो याद रखो जॉन कीट्स ने इसको लिखा हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है व्हाट मूव्स द पैल अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट से हमारे दुखों को दूर कौन करता है, तो याद रखो यहां पे लिखा हुआ है एनी शेप ऑफ ब्यूटी, है ना, किसी भी प्रकार की सुंदर चीज जो है ना, किसी भी, देख लो सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल। तो पहला आंसर तो फर्स्ट लाइन में दिया है एनी शेप ऑफ ब्यूटी, किसी भी प्रकार की सुंदरता से भरी हुई चीज जो है वो हमारे दुख को दूर कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब क्या है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज यूज्ड, यहाँ पे किस पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है, शेडी मून मतलब कि एक प्रकार का वरदान है, ठीक है ना। यहाँ पे हम किस पोएटिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो इमेजरी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप पढ़ के देखो कि किस चैप्टर का लग रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सदाओ न्यू दैट, ये आपको मिलेगा। देखो जिसने चैप्टर पढ़े हैं, जिसने क्वेश्चन आंसर याद करे हैं, उसके लिए तो ये सारी चीजें बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान से है। यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर सदाओ की, तो ये चैप्टर का नाम है दी एनिमी, जिसके राइटर का नाम पर्ल एस बक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको सब याद होगा, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ की सबसे बड़ी कंसर्न मतलब की चिंता क्या थी, डॉक्टर सदाओ एजुकेशन, डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन, डॉक्टर सदाओ ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाओ का ट्रीटमेंट, डॉक्टर सदाओ मैरिज, डॉक्टर सदाओ की शादी, डॉक्टर सदाओ चिल्ड्रन, डॉक्टर सदाओ के बच्चे। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी, डॉक्टर सदाओ के फादर की, तो याद रखो डॉक्टर सदाओ के फादर की सबसे बड़ी चिंता थी डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर के टाइम पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही दे रही थी कि वो आखिरकार कैसे सर्जन बनेंगे, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ जो है वो किस एज में अमेरिका गए थे, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि किस एज में वो अमेरिका गए थे। देखो यहाँ लिखा होगा ही हैड कम बैक एट 30, आगे क्या लिखा और पढ़ते हैं सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, ये लिखा हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। उनके फादर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी एजुकेशन ही थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22
टू अमेरिका, इसलिए वो 22 साल की एज में कहां चले गए, अमेरिका चले गए। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 22। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 22 आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको यही लगा के आना है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखिएगा ध्यान से। Why was डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका? डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया था? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर देखिएगा, इसका आंसर सही आंसर क्या रहेगा, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, ताकि वो सर्जरी करना सीख जाए और मेडिसिन के बारे में सीख जाए। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर भी आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच अपोजिट ऑफ, आपको अपोजिट बताना है किसका, फ्रैक्शन का। प्यारे बच्चों फ्रैक्शन का क्या बताना है, अपोजिट बताना है। चलिए इसका हम अपोजिट ढूंढते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फ्रैक्शन का अपोजिट क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना, और फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिट। यूनिट मतलब कि किसी बहुत सारी चीजों को एक कर देना। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो भाई मैं बताता हूं आपको, मैंने हर एक चैप्टर का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एक बार जाकर देख लोगे ना तो सब कुछ क्लियरली समझ में जाएगा। क्वेश्चन आंसर किस तरह के पूछे गए हैं, 5-5 लिखना है। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रांस उस दिन स्कूल जा रहा था तो उसने किस चीज को नोटिस करा था? तो आंसर आपने पढ़ा होता, when usually when France used to go to school, so there was a great bustle which could be heard in the street, but it was all quiet as Sunday morning that day. These situations were unusual for him. ये इसका आंसर है, आप एक बार देख लेंगे। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फिरोजाबाद जो है वो ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है। ठीक है, हम इसका आंसर अपन दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको एग्जाम में जो है वो बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका सेकंड है फिरोजाबाद जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो देखो आंसर यहीं से मिल जाएगा। What makes the city of Firozabad famous? The city of Firozabad is famous for making bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass bangles industry. ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं क्या आपसे बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो इंस्ट्रक्टर है वो विलियम डगलस को एक अच्छा स्विमर किस तरह से बना देते हैं? तो इसका आंसर भी आपको 3rd चैप्टर में मिल जाएगा। आप लोगों को बस एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? ये आपको एक बार कर लेना है, आराम से आपका काम यहां से हो जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? जो क्रॉफ्टर था वो पेडलर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली व्यवहार क्यों कर रहा था? तो ये आंसर आपको 4 चैप्टर में मिल जाएगा। चैप्टर का नाम द रेड ट्रैप है, तो आंसर ये लिखा हुआ है, द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर बिकॉज ही वाज अलोन इन हिज हाउस। वो अपने घर में पूरी तरह से अकेला था, एंड ही वांटेड अ पर्सन टू टॉक, और वो चाहता था कि उससे बात करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए, सो दैट ही कुड नॉट फील बोरिंग, ताकि उसे बिल्कुल भी बोरिंग ना महसूस हो, एज वेल एज ही वांटेड टू शेयर हिज फीलिंग विद समबडी, और वो अपनी फीलिंग्स को किसी न किसी के साथ क्या करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? आपको क्या लगता है कि जो सर्वेंट्स है वो गांधी जी को भी एक पीजेंट क्यों समझ लेते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका 5 चैप्टर से लिया गया है, इसे भी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। वी थिंक दैट द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट बिकॉज़ ही हैड कम विद राजकुमार शुक्ला एंड आल्सो वर्न अ सिंपल धोती लाइक शुक्ला। भाई सर्वेंट्स है वो गांधी जी को भी एक अनदर पीजेंट समझ लेते हैं, क्योंकि गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और उन्होंने भी क्या पहन के रखी हुई थी, एक धोती पहन के रखी हुई थी। ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपसे बोला है, शुभू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस। सुबु को कई प्रकार से जीनियस बताया गया है, उसकी 2 क्वालिटीज लिखना है। तो प्यारे बच्चों सुबु की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कोतमंगलम सुबु की 2 स्पेशलिटी आपको लिखना है, तो लिख देंगे, शुभु वाज द टेलर मैन ऑफ जेमिनी स्टूडियो, शुभु वाज द फाइन पोएट एंड नोबलिस्ट, शुभु वाज ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी। ये आप आराम से लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। आगे की हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जैनसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी केजी? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में, इसको भी बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है मिलेगा, Why did not Sophie want Jonesy to know about her story with Danny Casey? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि वो डेनी केजी के साथ हुई मुलाकात के बारे में अपनी फ्रेंड जेंसी को भी बताए? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं पोएम वाले सेक्शन की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो 3 क्वेश्चन दिए हैं।
क्वेश्चन तो 4 दिए हैं, करने कितने आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इसको भी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पोयम वाले पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं, आप बस थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम जो है वो आराम से एग्जाम में हो जाने वाला है। चलिए हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से लिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार अच्छी तरह से देख लोगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज व्हेन द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट बाय द कार सो द ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग एंड पास देम। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा है, What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve, ठीक है ना। अगर हम 12 तक गिनेंगे तो ये हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है, ये आपका कीपिंग क्वाइट वाली जो पोयम है उससे लिया गया है। ये लिखा हुआ है, What will counting up to 12 and keeping still help us to achieve। ये क्वेश्चन भी मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार बढ़िया तरीके से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, What makes a human being love life in spite of troubles and suffering। ये आपका पूछा गया है A Thing of Beauty वाले चैप्टर से, तो इस क्वेश्चन को आप यहां से कर लेंगे। ये लिखा हुआ है, What makes a human being love life in spite of troubles and suffering। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है, What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding। ये आपको मिलेगा आंट जेनिफर टाइगर्स पोयम से। तो आपको 3 ही क्वेश्चन करने थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड वाली किताब के। सेकंड वाली बुक का नाम आप याद रखेंगे, विस्तास जो है वो आपकी सेकंड वाली बुक है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल। महाराज जो है वो बचे हुए टाइगरों को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो अपन इसका आंसर को देखेंगे। ये आपको मिलेगा द टाइगर किंग वाले चैप्टर से, ठीक है ना। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। चलिए अपन एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। What will Maharaj do to find the required numbers of tigers to kill? To find the required numbers of tigers to kill, the Maharaj will marry with a princess. She will have a number of tigers in her own state so that the Tiger King can kill them and prove the prediction wrong of the state astrologer। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, What are the indication for the future of humankind? इंसानों के भविष्य के लिए कौन सी चीजें हैं जो इंडिकेशंस हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर जो है उसमें मिल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट इंडिकेशन फॉर फ्यूचर। भाई मानव के भविष्य के लिए सबसे बड़ा संकेत अगर कोई है तो वह ग्लोबल वार्मिंग। दिस कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंजिंग इन क्लाइमेट, और इससे सबसे बड़ा बदलाव अगर किसी चीज में आएगा तो वो आएगा हमारे क्लाइमेट में। द वर्ल्ड में नॉट रिमेन द सेम, पूरी दुनिया एक जैसी नहीं रहेगी। As we know it, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेजुअली नेचुरल थिंग्स विल हैव डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे करके प्राकृतिक चीजें सभी क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन से क्या बोला गया है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं ना, हम 23 का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। आगे का क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे क्या पूछा है वो भी सुनिएगा। देखो क्वेश्चन आंसर जो भी पूछे जा रहे हैं बहुत ही शानदार जानदार और बहुत ही सरल से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहा है। एक बार आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उनकी जो वाइफ है वो उस मैन के साथ क्या करेंगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, 2 ही क्वेश्चन लिखने थे इसलिए मैंने इसको रीड आउट नहीं करा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, What could be some of the reason for the migration of people from villages to cities। तो प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा सेकंड वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, अब टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये आपको सेकंड वाले चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसमें आपको आसानी से मिल जाने वाला है। हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपको विलियम डगलस चैप्टर में मिल जाएगा, और ये चैप्टर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 इंडिगो के अंदर। यहां से भी आपको कितने क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएट विद द माइटी डेड। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पोयम के अंदर। अपन ने एक पोयम पढ़ी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वहां पे आपको मिल जाएगा। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। ये भी आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी में मिल जाएगा। हमारे नोट्स में आंसर दिए हुए हैं, आप चाहें तो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सॉल्यूशन में।
अगला क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो ये क्वेश्चन आपको थर्ड लेवल का दिया, ये बता देता हूँ यहीं के नीचे दिया हुआ है, इसलिए अपन फटाफट लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डू यू थिंक द थर्ड लेवल was a medium, ये लिखा। Do you think the third level was a medium of escape for Charlie। ये 2023 में आया है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया अपने क्वेश्चन आंसर की बात। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन पूछे गए। देखो क्वेश्चन में एक एक बता रहा हूं आपको। सेक्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो आपसे बोला है, यू आर अब्राहम जॉन, द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। A science exhibition is being organized in your school. Write a notice for the school notice board inviting project and model for the student. The exhibition is to be held on 20th February। ठीक है, नोटिस लिखना है। नोटिस का जो फॉर्मेट है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है, एक बार जाके देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि नोटिस किस किस तरह से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे बोला है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउसहोल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। एडवर्टाइजमेंट किस तरह से आप लिखेंगे तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इनको वीडियोस में पहले ही क्लियर करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पता चल जाएगा कि किस तरह से हम एग्जाम में इसको लिख के आ जाएंगे, ठीक है ना। इस एडवर्टाइजमेंट को आपको इस तरह से लिखना रहेगा। देखो आपको पेपर में किस तरह से अपना दिमाग खोल के रखना है, इस तरह से, ठीक है ना। ये एडवर्टाइजमेंट है, आपसे पूछा जाएगा, यू आर सुधीर शिवम, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ फूड सेल, है ना। आपको घर की चीजें जो है वो आपको सेल करनी है, सर्टेन चीजें बेचना है, तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट को तैयार करोगे, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, बस एक बार वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लिया होगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिख के दिया है, लेटर आपको लिखना है। लास्ट मंथ यू बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विद इट, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट अ लेटर टू द डीलर। ये लेटर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। लेटर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, है ना, क्या लिखना था, लेटर लिखना था डीलर को, आपने जो डिजिटल कैमरा खरीदा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो डिजिटल कैमरा वाला जो लेटर है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। एक बार देख लीजिएगा ताकि क्या है कि आपका एग्जाम में जो डाउट है वो बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। लास्ट मंथ यू बॉट अ डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, now you find something wrong in it, it is not working properly, write a letter to the dealer complaining about the problem। ठीक है, ये लेटर आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। यहाँ तक की बात भी हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट राइटिंग आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये रिपोर्ट राइटिंग आपको यहाँ पे पूछी गई थी, इट इज वर्थ सेविंग द अर्थ, और धरती को बचाना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वाली बात अपन देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स के अंदर ही, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स के अंदर 50 पेज के आसपास। तो आप बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बना के पूछे जाते हैं, ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलती ना कर पाओ, है ना। ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करना है और एग्जाम में बहुत ही शानदार अटेम्प्ट आपको करना है, ताकि आपके ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लगभग सारा के सारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है बता दिया है। इसके अलावा आपको बस बचा हुआ है तो वो केवल और केवल एक अनसीन पैसेज बचा हुआ है और नोट्स और टाइटल। नोट्स और टाइटल का वीडियोस भी हमने पहले से ही बना रखा है, आप चाहो तो जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यही टॉपिक भी हमने पढ़ा रखा है, एक रीडिंग स्किल्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। ये 2023 का जो पेपर था, 2023 का 12वीं क्लास का इंग्लिश का जो पेपर था, उससे कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छे से तैयारी करोगे तो बहुत ही शानदार मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।